नमस्कार दोस्तों, जीनियस जंक्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो अमूमन कंपटीशन एग्जामों में उसके बारे में पूछा जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं उसमें से वर्ण विचार के बारे में, जैसे स्वर और व्यंजनों के बारे में हम पढ़ेंगे। स्वर और व्यंजन होते क्या हैं ये ध्यान रखना भाई। सबसे पहले हर कंपटीशन एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। आगे जो सेकंड ग्रेड एग्जाम आ रहा है या थर्ड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड जो भी कुछ आ रहा है एग्जाम हिंदी संबंधित, हर कंपटीशन एग्जाम में स्वर या व्यंजनों के बारे में 4 या 5 क्वेश्चन, सेकंड ग्रेड में तो लगभग भी 6-7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे संबंधित। ये ध्यान रखना, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक लेके आए हैं आपके लिए स्वर और व्यंजनों के बारे में। वर्ण विचार के बारे में अपने बात करेंगे कि क्या होता है ये। सबसे पहले तो ये बात याद रखना, मैंने यहाँ लिख दी है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ये ध्यान रखना भाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अगर कुल अक्षरों की बात करें हिंदी वर्णमाला में, कुल अक्षर कितने होते हैं? 52 अक्षर होते हैं। ये सभी को पता है। कुल कितने अक्षर होते हैं? 52 अक्षर होते हैं हिंदी वर्णमाला में, जिनमें वर्ण होते हैं 44 वर्ण होते हैं। उनमें भी 44 को अलग अलग भागों में डिवाइड किया हुआ है। आपको पता है कि इनमें से 11 तो स्वर होते हैं और 33 व्यंजन। ठीक है, अब देखो 44 जो वर्ण होते हैं उनको 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक तो 11 स्वर, ये रे 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना भाई। 11 स्वर और 33 व्यंजन दिए हुए हैं वर्ण विचार के अंदर वर्णमाला में। ठीक है ना। अब देखो स्वरों के बारे में सबसे पहले बात करेंगे, उसके बाद व्यंजनों के बारे में बात करेंगे। आगे आपको धीरे धीरे शॉर्ट टॉपिक के माध्यम से सारे के सारा मैं आपको बताऊंगा। अघोष, सघोष, प्राण, महाप्राण, वो सारे के सारे हम बताएंगे आज आपको। सबसे पहले स्वर के बारे में ध्यान रखो। 11 स्वर होते हैं और एक बात, कई जो 2 और होते हैं ना उनको भी लोग कई स्वर मान लेते हैं, परंतु जो 2 है वो है अयोग वाक स्वर होते हैं भाई। ये ध्यान रखना, अयोग वाक स्वर कौन कौन से होते हैं? एक तो अंग और अह, ये इस प्रकार से होते हैं ना। ये 2 अयोग वाक स्वर है, ये ध्यान रखना भाई। वैसे स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है और 2 क्या है? अयोग वाक स्वर है। ठीक है, अब देखो स्वरों के प्रकार आगे दिए हुए। स्वर के प्रकार कितने होते हैं? स्वरों को 3 भागों में बांटा गया आगे, ये ध्यान रखना। 3 भाग कौन कौन से स्वरों के? एक तो मूल स्वर होता है, ध्यान से देखना भी, मूल स्वर या फिर हर्षव स्वर। ठीक है, ये मूल स्वर में कौन कौन से आते हैं? मूल स्वर का ध्यान रखना। मूल स्वर में क्या क्या आएगा देखो, इस प्रकार से दिमाग में रह जाएगा आपका, इस प्रकार से चलना एक एक को छोड़कर। ए, फिर ई, उसके बाद फिर इसको ले लेना ऊ को। ठीक है ना, और फिर री। ये हो गया आपके मूल स्वर या हर्षव स्वर। ठीक है ना। उसके बाद आता है 3 प्रकार से स्वरों को बांटा गया। पहला मूल स्वर या हर्षव स्वर आ गया। 2 नंबर पर आएगा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में क्या क्या है आपको पता है? बाकी कुछ जो भी कुछ बच गया है, दीर्घ मतलब होता है बड़ा। ये देखो बड़े बड़े बच गए हैं, उनको दीर्घ स्वर बोला जाता है। आ, ई, ये ऊ, इस प्रकार से। ये क्या है? सारे के सारे दीर्घ स्वर है भाई, ये ध्यान रखना। अब देखो कई बार पूछ लेते हैं कि मूल स्वर या हर्षव स्वर की संख्या कितनी है? 4। और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 2, 2, 4, 2, 6 और 1 कितने हैं? 7 दीर्घ स्वर है। ये बहुत बार पूछा जाता है प्रश्नों के अंदर। अयोग वाक स्वर कितने हैं? 2 है। टोटल स्वर कितने हैं? 11। ठीक है ना। एक और है प्लुत स्वर, ये बहुत कम लोग बताएंगे इसके बारे में। प्लुत स्वर यानी कि इसमें जब आपने कोई भी बात बोलते हैं तो कई गुना ज्यादा जोर लगता है इसके अंदर, यानी कि समय लगता है प्लुत स्वर में। जैसे उदाहरण के लिए ओम बोलते हो ना आप, ओम, इसमें देखो बहुत सारा समय लगता है ओम बोलने में, लंबी ध्वनि लेनी पड़ती है, इसलिए ये प्लुत स्वर के अंदर माना गया ओम। ये ध्यान रखना भाई। और क्या है? स्वर के अंदर 4 संयुक्त स्वर मानेंगे इसके अंदर, 4 संयुक्त स्वर। ठीक है ना, यही बता देता हूं मैं। अब आगे संयुक्त स्वर की बात कर रहा हूं मैं। संयुक्त स्वर कितने हैं? 4। ये भी पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में भाई, संयुक्त स्वर कितने। इसके बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो में सेकंड ग्रेड का पेपर बताऊंगा कैसे आया था पिछली बार। इसी में से क्वेश्चन आपने करने हैं हल, मैं आपसे पूछूंगा। संयुक्त स्वर कितने होते हैं?
चार होते हैं। ये लास्ट वाले जो है दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये रहे, ये चारों के चारों ही संयुक्त स्वर की श्रेणी में आते हैं भाई। संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? ए, फिर ये रहे ओ। ये चारों के चारों संयुक्त श्रेणी के संयुक्त स्वर की श्रेणी में आते हैं, ये ध्यान रखना भाई। अब संयुक्त स्वर कई बार पूछ लेता है कि ए किस प्रकार से, इनका वर्गीकरण पूछा जाता है कि ए जो है संयुक्त स्वर कैसे बना, ठीक है ना। ए किस प्रकार से बनेगा ये ध्यान रखना भी। ए प्लस ई को जोड़ने पर क्या बनता है? ए बनता है, ये ध्यान रखना, इस प्रकार से बनाना आप। और ये कैसे बनेगा? ए कैसे बनेगा? ए प्लस इस ए को ले लेना, फिर ए बनेगा, ठीक है। फिर उस प्रकार से ये और देखो कैसे बनेगा। ए प्लस उ को मिलाकर के ओ बनता है भाई, ये संयुक्त स्वर है इसका। ओ का क्या बनेगा? ए प्लस ओ हो जाएगा, ये बन जाएगा ओ, बड़ा ओ बन जाएगा यानी कि, ठीक है ना। ये संयुक्त स्वर याद रखना भी किस प्रकार से मैंने बनाए हैं, ये ध्यान रखना भाई। ये चारों के चारों जो संयुक्त स्वर मैंने बनाए हैं वो आपने ध्यान रखना है। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? चार होती है। पहला ए, फिर ए, फिर ओ, फिर बड़ा ओ, ठीक है ना। अब देखो ये जो ए है वो किन किन से मिलकर बना हुआ है? दो स्वरों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा? ए और ई से, ठीक है। और ये वाला आपने क्या दिमाग में रखना है? ए और इससे बन जाएगा बड़ा ए, ठीक है ना। उसके बाद ओ बन जाएगा ए और ऊ से, ठीक है। ये मात्रा मत समझ लेना भाई, ए और ऊ से बन जाएगा, ठीक है ना। छोटा ओ बन जाएगा। फिर बड़ा ओ बनाने के लिए ए प्लस छोटे ओ को मिलाकर के बड़ा ओ बन जाएगा। ये चार संयुक्त स्वर रहते हैं, ठीक है। अब देखो आगे, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों को चार भागों में बांटा गया अभी। अब एक बात और याद रखना यहां पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण के आधार पर यानी कि उच्चारण स्थान के आधार पर, ये कॉपी में शॉर्ट नोट्स बना लेना भी आप भी। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में बांटा गया है अभी। चार भाग उच्चारण स्थान के आधार पर इनको डिवाइड किया गया है आगे अलग अलग। देखो पहला कौन सा है? कंठ स्वर, ठीक है। उसके बाद कौन सा है? कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धन्य, फिर 4 नंबर पे क्या आएगा? ओष्ठ। आप आगे लिख लेना इनके, ठीक है ना। तालु स्वर, मूर्धन्य स्वर, ओष्ठ स्वर, ठीक है। अब देखो कंठ स्वर कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको बताता हूं। कंठ स्वर में ये दो ही आते हैं अभी जो कंठ से बोले जाते हैं, ऐ और आ, ठीक है। उसके बाद कौन सा आ गया? तालु स्वर आ गया। तालु में कौन कौन से आते हैं? देखो छोटा ई, फिर बड़ी ई, फिर छोटा ए, फिर ए। उसके बाद मूर्धन्य स्वर में क्या आता है? एक ही आता है, विरी, ठीक है। ओष्ठ में आपको पता ही है, जिससे यानी कि ऊ के इनके आधार पे ऊपर होठों की जो आकृति बनती है अभी, होठों की आकृति बनती है उसे ओष्ठ स्वर कहा जाता है। जैसे ऊ, फिर बड़ा ऊ, फिर छोटा ओ, फिर बड़ा ओ, ये हो गए ओष्ठ आकृति के आधार पर, यानी कि ओष्ठ स्वर हो गए 4, ठीक है। कंठ स्वर हो गए 2, तालु 4, मूर्धन्य 1 और ओष्ठ हो गए 4। सबसे पहले तो आप ये बात याद रखना, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। 4 भाग कौन कौन से हो गए? कंठ स्वर, तालु स्वर, मूर्धन्य स्वर और ओष्ठ स्वर, ठीक है। इनके बारे में मैंने आप बता दिया आपको, ये ज्यादा लगभग पूछा जाता है पेपर में भी, इनके बारे में भी। अब देखो आगे, अब हम स्वरों की बात कर चुके हैं 11 स्वर। अब हम 33 व्यंजनों की बात करेंगे कि 33 व्यंजनों में क्या कुछ है। सबसे पहले 33 व्यंजन देखो भाई। 33 व्यंजन में ये मैंने लिख रखे हैं पहले से ही, ये ध्यान रखना। पहला है कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धन्य, फिर दंत, फिर ओष्ठ, ठीक है ना। अब कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से निम्न में से कौन सा ओष्ठ व्यंजन है या कौन सा तालु व्यंजन है, ये ध्यान रखना। कचड़ तप याद रख लो, वैसे एक लाइन, कैच तप, कचड़ तप, सीधी सी बात याद रखो, आपको अपने आप याद हो जाएंगे, ये याद रख कर लेना इनको, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, ये अंतिम जो 5 है,
ठीक है ना। ये 5 जो व्यंजन है लास्ट वाले, ये नासिक व्यंजन कहलाते हैं भाई, ये ध्यान रखना। कौन से व्यंजन है? नासिक व्यंजन। इनके बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब इनमें चारों में से कोई एक दे देगा, कह देगा इनमें से निम्न में से कौन सा नासिक व्यंजन नहीं है, तो आपने ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आप ये जो कितनी है अक्षर, कितने टोटल 25 है, इन सभी को क्या कहा जाता है? संयुक्त स्पर्श व्यंजन, सॉरी स्पर्श व्यंजन कहा जाता है इनको, ठीक है ना। ये ध्यान रखना भाई, स्पर्श व्यंजन कहा जाता है इन सभी को। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25, और नासिक व्यंजन कितने हैं? 5। ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं, देखो अंत्यस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, इसके बारे में भी बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। अंत्यस्थ व्यंजन, ठीक है, कौन कौन से होते हैं? य, रे, ल और व, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है? 4। अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है, ये ध्यान रखना, य, र, ल, व, ठीक है। उसके बाद है ऊष्म व्यंजन, कौन से हैं? ऊष्म। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ये ध्यान रखना आपने भी। देखो सबसे पहले अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या याद रखनी है आपने, अंत्यस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं। उसके बाद आ जाएंगे ऊष्म व्यंजन, ठीक है ना। ऊष्म व्यंजन में क्या है? श आ गया, फिर स, फिर ये श और फिर है, ये आगे ऊष्म व्यंजन, ये ध्यान रखना। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। उसके बाद आ जाते हैं संयुक्त व्यंजन, जैसे संयुक्त स्वर किए थे ना आपने, उसी प्रकार से संयुक्त व्यंजनों के बारे में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? एक तो ये आ जाएगा श क्षत्रिय वाला, फिर घ, और फिर क्या आ जाएगा? त्रय, और फिर श्रय, ये श्री वाला, ठीक है ना। अब इनका संयुक्त व्यंजन कैसे बनाना है वो मैं अभी आपको बताता हूं। देखो ये श्रय कैसे बनेगा? कै प्लस श से, ये ध्यान रखना भाई, इस प्रकार से संयुक्त व्यंजन बनेगा ये। और ये ग कैसे बनेगा? ज प्लस अण से, ठीक है। और त्रय कैसे बनेगा? त प्लस र से। और श कैसे बनेगा? यहां लिख देता हूं मैं, श प्लस र से, ये बनेगा इस प्रकार से, ये ध्यान रखना भाई। इन चारों को संयुक्त व्यंजन 4 है, श, घ, त्रय और श्रय, ठीक है ना। ये चारों के चारों संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन बनेंगे कैसे? ये श का देखना, कै और श मिलाने पर श बनेगा, ये श क्षत्रिय वाला, ठीक है ना। उसके बाद ग कैसे बनेगा? झ प्लस न से, ठीक है। ये संयुक्त व्यंजन बना रखे हैं मैंने, इनके बारे में बनावट बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। अक्षर दे देगा इनमें से कोई भी कि इनमें निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, इस प्रकार से बनेगा, या कोई बनावट पूछ लेगा आपसे एग्जाम में, ठीक है ना। ये चीजें आपने दिमाग में रखनी है भी। अंत्यस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, और संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं। इन सभी को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, जो संख्या कितनी है? 25 है। नासिक व्यंजन अगर आपसे पूछ ले तो ये 5 है, इधर वाले लास्ट वाले, ये नासिक व्यंजनों की संख्या है, ठीक है ना। एक और है उत्क्षिप्त व्यंजन पूछा जाता है, यहां पे लिख देता हूं मैं, उत्क्षिप्त व्यंजन। ये 2 होते हैं, देख लो, ड और ड, ये 2, ठीक है ना। इनको मतलब इनके नीचे बिंदी लगी हो, उत्क्षिप्त व्यंजन है। उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 2। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखना भी इस चीज को। उत्क्षिप्त व्यंजन कितने हैं? 2, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों अक्षर आपने याद रखने हैं। अब आगे देखो, अब मैं आपको सघोष व्यंजन और अघोष व्यंजन के बारे में बता रहा हूं, और अल्प प्राण और महाप्राण। आपको पता है कि इनके बारे में 1 या 2 क्वेश्चन 100% पूछेगा, घोष या अघोष के बारे में और अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में। सबसे पहले तो देखो अघोष व्यंजन कौन से होते हैं और सघोष व्यंजन कौन से होते हैं, मैं आपको ये सीधे यहीं से बताता हूं। देखो ये मैंने 25 अक्षर लिख रखे हैं, इन्हीं में से सघोष और अघोष, अल्प प्राण और महाप्राण को चुनना है आपने, ठीक है ना। कई बच्चों को पता नहीं चलता कि कौन सा सघोष व्यंजन है और कौन सा अघोष है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, देखो ये 2 लाइनें याद रखना भी, पहली और दूसरी, ये दोनों की दोनों लाइनें क्या है? अघोष व्यंजन में आएंगी, ये ध्यान रखना, अघोष व्यंजन है। ये दोनों की दोनों लाइनें जो है यहां तक अघोष व्यंजन में आती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और क्या आता है इसके अंदर अघोष व्यंजन, और कौन से होते हैं? प्लस में
ऊष्म व्यंजन जो भी मैंने बताया ना, ऊष्म व्यंजन, वो सारे के सारे इसमें आएंगे भाई, अघोष व्यंजन में। ठीक है, जितने ये ऊष्म व्यंजन है को छोड़कर तीनों के तीनों जो ऊष्म व्यंजन मैंने बताया ना अभी, शह, सह, है ना, और सह और है, 4 बताए थे, उनमें से 3 को लेना है को छोड़कर है आएगा घोष व्यंजन में। ये ध्यान रखना। अघोष व्यंजन आपसे पूछ ले कि निम्न में से अघोष व्यंजन कौन सा है, ये तो दे देगा, परंतु आपने ऊष्म व्यंजन भी याद रखना। ऊष्म व्यंजन को भी अघोष व्यंजन ही कहा जाता है, ये ध्यान रखना भाई। ठीक है, और ये तीनों के तीनों क्या है, ये 3 सहघोष व्यंजन, सहघोष या फिर घोष। ठीक है, ये और क्या लेना है इसके अंदर, प्लस में जितने भी अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन, और प्लस में सभी स्वर, ये दिमाग में रखना है भाई। अंतस्थ व्यंजन और प्लस में एक है जो मैंने इधर छोड़ा है, वो घोष व्यंजन में लेना है। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन से थे, यह, र, ल, व, वो सारे के सारे अब ऑप्शन में दे देगा आपको कि यह जो है वो अघोष है या सहघोष है, तो आपने सहघोष करोगे, राइट आंसर आएगा। अंतस्थ व्यंजन भी इसी के अंदर आते हैं। और सभी स्वर, स्वर कितने हैं, 11 स्वर हैं। अगर स्वर भी कुछ इनके अंदर आ जाए तो वो सहघोष व्यंजन में ही माने जाएंगे, और 3 ये लाइनें सहघोष व्यंजन के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब उसके बाद देखो अलप प्राण और महाप्राण, ये सहघोष व्यंजन और अघोष में से इतने में से ही प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, अब देखो अलप प्राण और महाप्राण क्या होता है। सबसे पहले मैं अलप प्राण बता रहा हूं आपको। अलप प्राण के अंदर 3 लाइनें लेनी है आपने, 1, 3, 5, ये याद रखना भाई। इस जो अक्षरों की है 25 अक्षर हैं जो, इनमें से 3 लाइनें लेनी है आपने, 1, 3, 5, ये याद रखना। ये रही पहली लाइन, ठीक है, ये दूसरी, ये तीसरी, और ये चौथी, और ये 5वीं। अब कौन सी लाइन बताई है मैंने, पहली, और कौन सी है, तीसरी, और ये रही 5वीं। 1, 3, 5 जो है, जो लाइनें हैं वो अलप प्राण के अंतर्गत आती हैं भाई। ठीक है ना, जैसे टैग किसके अंतर्गत आता है, अलप प्राण में। और ये रहा देखो, बै किसमें आएगा, मैं किसमें आएगा, पूछेगा आपसे, इन लाइनों के अंदर से ही पूछेगा, न कि इनमें से पूछेगा। ठीक है ना, ये तीनों के तीनों लाइनें अलप प्राण के अंतर्गत आती है। और क्या आता है इसके अंदर, प्लस में अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन भी अलप प्राण व्यंजन कहलाते हैं, प्लस सभी स्वर, ये भी याद रखना भाई। वही बात है, घोष व्यंजन जो होते हैं वही अलप प्राण होते हैं। ठीक है ना, परंतु ये 3 लाइनें नहीं होती, ओनली ये अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर होते हैं। ये याद रखना, कहीं इन 3 लाइनों को ही बना दो आप अलप प्राण, ऐसा नहीं बनाना। अलप प्राण का मैंने फॉर्मूला बता दिया, 1, 3, 5 अलप प्राण होते हैं। ठीक है ना, और पीछे क्या बच गया, 2 और 4, ये होते हैं महाप्राण भाई। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताया आपको। अलप प्राण और महाप्राण के बारे में आज के बाद आपको देखने की जरूरत नहीं है। महाप्राण कौन कौन से हैं, 2 और 4, ये याद रखना। 1, 3, 5 अलप प्राण के अंतर्गत आता है, और 2, 4 महाप्राण के अंतर्गत आता है, और प्लस में ऊष्म व्यंजन, ऊष्म, जितने भी ऊष्म व्यंजन जो मैंने अभी बताए हैं, शह, सह, है को छोड़कर। ठीक है ना, है उधर लेना है, इसमें नहीं लेना, ऊष्म व्यंजन लेना है इसके अंदर। ठीक है, महाप्राण के अंदर ऊष्म व्यंजन आएंगे, और अलप प्राण के अंदर अंत्यस्थ व्यंजन और सभी प्रकार के स्वर आएंगे। इसी प्रकार से ये अघोष व्यंजन और सहघोष व्यंजन बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध होगा, आपके 2nd ग्रेड एग्जाम के लिए। चाहे 3rd ग्रेड एग्जाम दे रहे हो, इसमें 7-8 क्वेश्चन आएंगे। कल हम आपके लिए बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, इसी के द्वारा जो मैंने आज टॉपिक करवा दिया उसी पर आधारित कल हम क्वेश्चन लेके आएंगे, ताकि आप उनका आंसर सही ढंग से बता सके। धन्यवाद।